Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज चौथा दिन है बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आए हुए। इस वक्त भी वो नई दिल्ली में है। 4 दिन हो चुके हैं और अब भी कहाँ जाना है, आगे कहाँ रहना है, इसको लेकर कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन उनके इन 4 दिनों की कहानी और उसके बाद बांग्लादेश में जिन्हें कमान सौंपी गई, उन नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस की दुश्मनी शेख हसीना से कैसे, मोहम्मद यूनिस हैं कौन और क्यों अब तक शेख हसीना को उनका नया घर, नया देश, नया ठिकाना नहीं मिल रहा है, तो ये पूरी कहानी आपके सामने। जब 4 अगस्त को शेख हसीना ढाका से निकली थी, तब 2 बैग थे उनके पास और उस 2 बैग में 40 मिनट के अंदर जो भी समेट सकती थी उन्होंने समेटा और निकल आई। उसके बाद हिंडन एयरबेस पहुंचती हैं दिल्ली के करीब। तो जो ज़रूरी और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें थी वो तो थी नहीं। फिर ये था कि जिस बांग्लादेश के एयरफोर्स के प्लेन से वो यहाँ आई थी, ये था कि उसके बाद उसी में बैठकर यहाँ से शायद वो दुबई जाएंगे और फिर किसी चार्टर्ड प्लेन से वो लंदन जाना है। ये उस दिन का प्लान था। लेकिन कई सारी चीज़ें आ गई, इंतज़ार इतनी लंबी हुई कि वो एयरफोर्स का प्लेन जो बांग्लादेश का था, वो ट्यूसडे को शेख हसीना को यहीं छोड़कर वापस अपने देश चला गया। और शेख हसीना इस वक्त भारत सरकार की मेहमान है, एक खुफिया ठिकाने पर रखी गई हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन हर जगह हो रहा है। दिल्ली में भी बांग्लादेशी बहुत है जो शेख हसीना के विरोधी हैं, तो इसीलिए वो कहाँ हैं, किस जगह रखी गई हैं, किसी को नहीं मालूम। बहुत ही खुफिया तरीके से पूरी सुरक्षा घेरे में है वो, और उनकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो खरीद कर लाकर उन्हें दी जा रही हैं। अब सवाल ये कि यहाँ कब तक रहेंगे। तो कई रिपोर्ट है इस बारे में। एक शेख हसीना की जो एक बेटी हैं, वो नई दिल्ली में पहले से ही रह रही हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी साउथ ईस्ट एशिया की वाइस प्रेसिडेंट है, और इसीलिए उनको दिल्ली में ही रहना पड़ता है इस नौकरी की वजह से। लेकिन चूंकि ये एक ग्लोबल कंपनी है, एक तरह से कहें, या ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, जो भी आप समझें, तो उससे जुड़ी होने की वजह से शेख हसीना अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी है बांग्लादेश वहाँ के लोगों को लेकर, क्योंकि वो गुस्से में है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, बहुत सारी बातें हैं, तो उनके साथ रह नहीं सकती। अब शेख हसीना के साथ उनकी छोटी बहन रेहाना है। बेटा जो है वो बाहर ऑलरेडी सेटल है, तो बेटे के पास भी, अपने पोते पोती के पास भी जा सकती हैं वो। पर उनका पहला प्लान यही था कि लंदन जाएंगे, ब्रिटेन, और वहाँ एक शरणार्थी के तौर पर रहेंगे, एसुलम मांगेंगे। लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया, क्योंकि अब वहाँ पे लेबर पार्टी की हुकूमत है, और लेबर की गवर्नमेंट जब से आई है तो उनका बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो ये कि ह्यूमन राइट्स को लेके वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से चौकन्ने रहते हैं, और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, किसी पे इल्ज़ाम लगे तो उसको लेकर फिर उनकी सोच बड़ी अलग होती है। और पूरे बांग्लादेश में इस वक्त यह है कि पिछले 15 सालों में शेख हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ह्यूमन राइट्स के वायलेशन किए थे। बहुत सारे अपने विरोधियों को जेल में डाल दिया, कई लोगों को मारे गए, मीडिया को भी कब्जे में कर लिया, कोर्ट तक को उन्होंने अपने अंडर में रखा। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर इल्ज़ाम, एक डिक्टेटर की तरह उन्होंने बांग्लादेश को चलाया। तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, और लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो उसके खिलाफ है। तो उन्होंने कहा जब इतने इल्ज़ाम हैं तो जब तक, और ख़ुद लेबर पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो ह्यूमन राइट का जो वायलेशन हुआ है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जिस शेख हसीना के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की वो मांग कर रहे हैं, उसी शेख हसीना को वो अपने यहाँ कैसे आने की इजाज़त दे दें। तो इसीलिए ब्रिटेन ने मना कर दिया। अब शेख हसीना के पास US का भी वीज़ा है, वो US जा सकती थी, लेकिन अमेरिका ने भी शेख हसीना के इस वीज़ा को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। और उसकी भी वजह ये है कि अमेरिका ने भी कहा कि अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, हालांकि क्या मजाक है, अमेरिका पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है, लेकिन अब खैर उसने कहा कि चूँकि शेख हसीना के ऊपर इल्ज़ाम है तो फिर ऐसे आरोपी को हम अपने देश में पनाह नहीं देंगे। तो अमेरिका के भी दरवाजे बंद हो गए।
अब था कि शायद वो दुबई जाएंगी, लेकिन दुबई शेख हसीना की अपनी पसंद नहीं है, वो दुबई में रहना नहीं चाहती। तो फिर रास्ता क्या है? तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल भारत में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जिस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार ने उन्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ तक मतलब बुलाया रखा, तो ऐसी मुश्किल घड़ी में उनकी जान बचाई, उसका एहसान है शेख हसीना को। तो वो कहती हैं कि भारत ने बड़ा साथ निभाया। एक रिपोर्ट ये भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वक्त मांग रही थी, लेकिन पीएम ऑफिस से मिलने से अभी मना किया गया, इसलिए कि उनसे मुलाकात वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें बदल देती हैं। क्योंकि अब बांग्लादेश में एक तबका बड़ा जो अभी तक विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उसका ये है कि शेख हसीना को कैसे भारत में बना दिया गया है, तो उस चक्कर में भारत के दुश्मन हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिक्स बड़ी अजीब चीज़ होती है, एक के साथ अच्छी करो, दूसरी के साथ वो बुरी लगती है, एक सही होता है, दूसरा गलत लगता है। तो अब यहाँ ये भी देखना है कि बांग्लादेश की जनता और वहाँ की जो नई सरकार है उसको ऐसा ना लगे कि हम उसके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि पड़ोसी देश बनाकर तो रखना है। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में एक रिपोर्ट आई कि शेख हसीना भारत में रहना चाहती हैं जब तक कि उनका कहीं परमानेंट ठिकाना ना हो। और भारत सरकार ने भी उनसे कहा कि भाई अब अपना फ्यूचर प्लान बताइए, आगे क्या, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो पहला तो था मंजिल ब्रिटेन, मना कर दिया उसने, यूएस ने वीज़ा कैंसिल कर दिया। अब है कि यूरोप के कोई देश ये भी है कि परमानेंट नहीं तो चलो बेटा है, पोता पोती उनके घर पे जा सकती हैं, कोई कानून रोकता नहीं है, लेकिन वो भी अभी फाइनल नहीं है। एक और देश का नाम आया फिनलैंड कि वहाँ पर बस जाए, वो भी फाइनल नहीं हुआ। और इन सब के बीच में अचानक उनके बेटे का आज एक इंटरव्यू और उसमें एक बयान आया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, हो रहा है, और वापस डेमोक्रेसी और वहाँ की चीज़ें पटरी पर आएँ, इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। और हो सकता है कि उनकी माँ यानी शेख हसीना भारत से ही वापस बांग्लादेश लौट जाए। अब ऐसे हालात में बांग्लादेश लौटना क्या उनके लिए सुरक्षित है, मालूम नहीं, क्योंकि कल तक बांग्लादेश में हिंसा प्रदर्शन सब जारी था। आज से थोड़े से हालात नॉर्मल हुए हैं और उसकी वजह यह है कि शायद आज रात को ही बांग्लादेश में एक नई तरह से कहें सरकार की शुरुआत होने जा रही है। 15 मिनिस्टर होंगे और उनका एक हुक्मरान, और वो लेंगे शपथ, और वो आज बांग्लादेश पहुंच गए, ढाका। और ये कोई और नहीं बल्कि नोबेल प्राइज़ विनर है पीस के लिए, शांति के लिए। इन्हें 2006 में नोबेल मिला था और इनका नाम है मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये अर्थशास्त्र भी हैं, यानी इकोनॉमिस्ट हैं, बैंकर हैं, और इनको कहा जाता है ये एक गरीबों के बैंक, इसी नाम से माना जाता है, गरीबों के हमदर्द के भी नाम से जाना जाता है। मोहम्मद यूनुस 80 पार इनकी उम्र है, लेकिन बांग्लादेश में इनकी रिस्पेक्ट बहुत है। एक तो ये कि बांग्लादेश के पहले नोबेल विनर हैं ये, और जो इन्होंने काम किया, तो आज वो शपथ लेंगे, एक एक्टिंग या कार्यवाहक कहें अस्थायी सरकार चलाएंगे और उसके वो मुखिया होंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस के जो पुराने अगर आप बयान देखें तो वो शुरू से ये है कि शेख हसीना को उन्होंने डिक्टेटर माना, और उन्होंने कहा कि शेख हसीना को डिक्टेटर बनाने में भारत का बहुत बड़ा रोल है। तो इंडिया को लेकर उनकी राय बहुत क्लियर है कि कोई अच्छे रिश्ते होने नहीं जा रहे। लेकिन एक पड़ोसी हैं, उनको ही पता है इंडिया एक ताकतवर देश है, बहुत सारे हमारे बिजनेस कारोबार उनके साथ चलता है बांग्लादेश के साथ, तो उनको इस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो आने वाले दिन बताएंगे कि उनका रुख क्या होगा भारत को लेकर। लेकिन ये मोहम्मद यूनुस हैं कौन? और जब एक तरफ पूरे बांग्लादेश में धरना प्रदर्शन सब कुछ चल रहा है, उस दौरान में मोहम्मद यूनुस एक सरकार की नुमाइंदगी और लीडर बने, ये अचानक हो कैसे गया? जुलाई में बांग्लादेश में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, सरकारी नौकरी में, जो उस वक्त के 1971 के वॉर के हीरो थे, उनकी फैमिली को जो दिया जाता था 30%, तो उसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने सब आरक्षण और उसको ख़त्म करने के लिए धरना प्रदर्शन किया, जो फिर हिंसक हो गया। 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। हालांकि बहुत सारे बांग्लादेश के लोग, हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर, उन्होंने मेल भी लिखा है कि साहब 300 नहीं, ये फिगर 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है।
अब शायद वो वहाँ रहते हैं, बेहतर बता सकते हैं। तो खैर, जब ये सब कुछ हो रहा है और एक प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग रही है, 40 मिनट की का मोहलत है उनके पास, अल्टीमेटम, और लोग फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसकर उन्होंने कब्जा कर लिया, वो तस्वीर आपने देखी। तो ऐसी सूरत में एक किसी शख्स को उसी बांग्लादेश की इस पोस्ट के लिए कैसे चुना गया? क्या हिंसक स्टूडेंट्स जो सारे जो आंदोलनकारी हैं या फिर बाकी लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो मानेंगे? तो ये पूरी कहानी वही है। दरअसल जब ये जुलाई में आंदोलन शुरू हुआ, तभी जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उन्होंने ही पहली बार आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि शेख हसीना को जाना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि इस बांग्लादेश की कमान हमारे नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस के हाथ में होनी चाहिए। तो ये आंदोलनकारियों की मांग थी कि मोहम्मद यूनुस को ये सत्ता दी जाए। और कमाल ये था कि वो लगातार मना कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले भी 2008 की बात है, यानी आज से करीब 16 साल पहले यही सिचुएशन आया था, लेकिन इससे भी बदतर था। तब तो बांग्लादेश में दो ही तो बेगम थीं, शेख हसीना और खालिदा जिया। इन दोनों के ऊपर करप्शन के चार्ज लगे और आर्मी का इन्फ्लुएंस था और दोनों जेल चली गई। मतलब 30 साल से जो बांग्लादेश पर हुकूमत कर रही हैं वो दोनों बेगम जेल में है। अब बांग्लादेश में सरकार कौन चलाए, क्या करे? तब उस वक्त आर्मी ने कहा कि एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाते हैं और उसको लीड करने के लिए ऑफ़र दिया इन्हीं नोबेल पीस प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस को। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने तब कहा था कि मेरे पास और भी बहुत सारे अधूरे काम पड़े हैं जिन्हें पूरा करना है, तो मैं इसलिए बांग्लादेश का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। और उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन अब 16 साल के बाद वही सिचुएशन आया और इस वक्त आंदोलन करने वाले लोगों ने मांग की और मोहम्मद यूनुस ने एक बयान में कहा कि मैंने देखा कैसे हमारे छात्रों के साथ ज़्यादती हुई और पहले मैंने मना कर दिया था कि मुझे अब भी कुछ काम है, लेकिन फिर मैंने देखा कि उनके जो हक़ की लड़ाई है उसके लिए मैंने फिर त्याग दिया और मैंने उनके ऑफ़र को स्वीकार कर लिया और मैं बांग्लादेश की कमान संभालने को तैयार हो गया। ये जब सब कुछ हो रहा था तब मोहम्मद यूनुस पेरिस में थे। वो ओलंपिक देखने के लिए गए थे, एक गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया गया था क्योंकि नोबेल विनर हैं प्राइज़ के, तो वहाँ थे। फिर उसके बाद उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो वहीं मेडिकल उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और इसी सब के बीच में ये हुआ। और आज दिन में उनके बांग्लादेश पहुँचने की बात थी, शायद पहुँच गए होंगे और रात को शायद शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। पर सवाल है कि मोहम्मद यूनुस हैं कौन? तो मोहम्मद यूनुस का जन्म जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक थे तब हुआ था 1940 में और चिटगांव में हुआ था। और इनके फादर एक जौहरी थे। ये 9 भाई बहन हैं। बचपन से पढ़ने लिखने में तेज़ थे, लेकिन जब ये छोटे थे तभी इनकी माँ को एक साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी और वो अचानक उनका बिहेवियर बदल जाता और वो अजीब अजीब हाव भाव उनके हो जाते। तो वो नींद में ऐसा उठकर लगता कि किसी को मारेंगी। तो पूरा घर, सारे बच्चे थे, ये डरते थे कि माँ को रात में पता नहीं क्या हो जाता, कोई भूत प्रेत का साया है क्या है। वो कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी। तो लोग रात को सोते नहीं थे इस डर से कि पता नहीं किस पे हमला कर दें। खैर, इन सब के बीच में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई लिखाई में तेज़ थे। इन्होंने चिटगांव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर ढाका यूनिवर्सिटी पहुँचे, फिर ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उसके बाद इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ाई की थी। फिर ये अमेरिका के वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी पहुँच गए और वहाँ से इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया यूएस की यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद फिर अमेरिका की ही मिडिल टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इकोनॉमिक्स पढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया और ये वहीं रहते थे। और ये उस वक्त की बात है जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान। इसी दौरान 1971 में वॉर हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनके कट्टर सपोर्टर थे मोहम्मद यूनुस। आप ये देखिए, कट्टर सपोर्टर। बल्कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए एक प्रोफेसर के तौर पर पढ़ते हुए उन्होंने एक अखबार निकाला था और जिसमें इस मुक्तिवानी और मुजीबुर रहमान
इनके इस आंदोलन को वो हमेशा मतलब उसकी तारीफ में लिखा करते थे। तो बहुत कट्टर सपोर्टर थे शेख मुजीबुर रहमान के। फिर बांग्लादेश जब आज़ाद हो गया तो बाद में ये फिर बांग्लादेश पहुंचा है। बांग्लादेश लौट आए और फिर बांग्लादेश में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में चिटगांव यूनिवर्सिटी में ही इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। बल्कि इन्होंने चिटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन बांग्लादेश अभी नया नया आज़ाद हुआ तो बहुत सारी चीज़ें, आर्थिक तंगी, गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी हर तरफ थी। तो ये सारी चीज़ें देखते थे। तब तक ये अपना नॉर्मल, अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, उसी पे इनका फोकस था, सब चल रहा था। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया उसकी एक वजह थी। एक रोज़ ये चिटगांव में एक गांव से गुजर रहे थे। जब गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक महिला एक झोपड़ी के बाहर बैठी हुई बांस का टेबल बना रही। उन्होंने देखा टेबल बहुत खूबसूरत था। उन्होंने उस महिला से पूछा कि ये टेबल है, क्या मैं इसे ख़रीद सकता हूँ, आप बेचेंगी? तो महिला ने कहा नहीं, ये टेबल मैं बेच नहीं सकती। तो उसने बोला क्यों, आपके हाथ में हुनर है, आप इतना अच्छा टेबल बना रही हैं बांस का, मैं इसको ड्राइंग रूम में रखूँगा। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं बेच नहीं सकती इसलिए कि मैं एक हाथ साहूकार के लिए बना रही हूँ और उस साहूकार से मैंने 500 टका उधार लिया था और मैं गरीब, उधार चुका नहीं पाई। तो अब साहूकार ने मुझे ये कहा है कि जब तक तुम मेरा 500 टका उधार नहीं चुकाओगी तब तक तुम कोई भी टेबल बनाओगी वो किसी और को नहीं बेचोगी, बल्कि मैं ख़रीदूँगा तुमसे। तो मैं हर टेबल बनाती हूँ, साहूकार मुझसे ख़रीद लेता, जो भी दाम देता मैं रख लेती हूँ, क्योंकि उसकी कर्जदार हूँ। वो कहता है कि ये सूद मिला है मुझे। तो ना मालूम ऐसे कितने टेबल बना चुकी हूँ और सूद के नाम पर वो टेबल ले जाता और उसको वो आगे बेच देता है महंगे दामों पर। तब उन्हें लगा कि ये क्या है। फिर उसके बाद वो लौटे। उसके बाद जिस इकोनॉमिक्स की उन्होंने पढ़ाई की, पीएचडी किया, पढ़ाने लगे, अचानक सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि ये इकोनॉमिक्स जो है ये फिजूल है। फिजूल इसलिए है कि ये नहीं बताता है कि एक इंसान को मजबूरी और गरीबी से कैसे उठाए, तो या एक इंसान की भूख कैसे मिटाई जा सकती है। तो इकोनॉमिक्स को पूरा तो पढ़ डाला, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं कि एक इंसान की भूख कैसे मिटाएं। अब इस महिला की जब उन्होंने कहानी सुनी, लौटे, उसके बाद इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ वक्त के बाद वो फिर उस झोपड़ी के बाहर जाकर खड़े होते हैं, उसी महिला से मिलते हैं और कहते हैं कि ये लो 500 टका और ये जाकर उस साहूकार को दे देना जिससे तुमने उधार लिया था, और कहना कि ये पैसे लो और आज के बाद मैं तुम्हें कोई टेबल नहीं दूंगी, जो भी बनाऊंगी जाकर मार्केट में बेचो, जो बाकी लोग कीमत दे उस हिसाब से बेचना, तुम उसको नहीं देना। महिला खुश हो गई, 500 रुपये जाकर साहूकार को दिया, उसके चंगुल से आज़ाद हो गई। और तब मोहम्मद यूनुस को लगा कि एक तरह से उस साहूकार ने 500 देकर इस महिला के पूरे हुनर को ही अपना गुलाम बना लिया। और ये बात उन्हें चुभी। फिर उन्हें लगा कि ये जो इकोनॉमिक्स फिजूल है, ये हमें ये नहीं बताता है कि कैसे भूख मिटाई जा सकती है। वहीं से उन्हें आइडिया आया कि बेशक इकोनॉमिक्स ने हमें ये नहीं, भूख मिटाना नहीं सिखाया, लेकिन इसके ज़रिए इसी इकोनॉमिक्स को अगर ज़िंदगी में लागू करूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो 500 टका जो उन्होंने दिया, उस दिन मोहम्मद यूनुस की ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद उन्होंने उस महिला से पूछा कि क्या तुम्हारे इस गांव में और भी ऐसी महिलाएं हैं जो किसी साहूकार के चंगल में फंसी हैं 500,000 टका लेकर, और वो सारी चीज़ें जो बनाती हैं, तुम्हारा जो हुनर है, उन्हीं को देती हो? उसने बताया साहब लगभग सारी महिलाएं ऐसी हैं। ज़रूरतें होती हैं, हम साहूकार से पैसे लेते हैं, उसके बाद हम ब्याज ही नहीं चुका पाते हैं, फिर हम उन्हीं के ग़ुलाम हो जाते हैं, हमारा हुनर उनका ग़ुलाम हो जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा गाँव में दिखाओ कितनी महिलाएँ। हम मोहम्मद यूनुस उसके साथ घूमते हैं गांव में, और जब वो घूमा उस दिन उन्होंने, तो 42 महिलाएं मिली उन्हें, 42 वुमेन्स, और उन सब की कहानी एक थी। किसी न किसी साहूकार से कर्ज लिया था और वो जो भी बनाती वही साहूकार उनको ये कहकर या तो कुछ पैसे रहम खाकर दे देता और बाकी कहता अभी ब्याज है, और जाकर उसको महंगे दामों पर बेच देता। उन्होंने 42 महिलाओं से कहा कि ये लो तुम भी पैसे पकड़ो। अपनी जेब से उन सारी 42 महिलाओं को, जिसके 500 कर्ज थे, जिसके 400 थे, जिसके 600 थे, पैसे दिए और कहा कि ये तुम्हें मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं है जब तक
जब तक कि तुम्हारे पास पैसे ना आ जाए। तुम अपने इसी हुनर से पैसे जब कमाने लगो और तुम्हें लगे कि ये एक्स्ट्रा है, तो मुझे तुम किस्तों में लौटा देना, और तुमसे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। 42 महिलाओं को उन्होंने ये पैसे दिए। उन 42 महिलाओं ने साहूकार के मुंह पर जाकर पैसे मारे और अपना हुनर दिखाना शुरू किया। कुछ वक्त बीता, मोहम्मद यूनुस इंतज़ार कर रहे थे उस वक्त का, और वो वक्त आया। 42 की 42 महिलाओं ने मोहम्मद यूनुस से जो पैसे लिए थे वापस कर दिया, और कई तो उनको कुछ गिफ्ट देने के लिए आए कि अब हमारे पास पैसे हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो गई, सिर्फ आपने जो 500-600 रुपये की मदद की थी, साहूकार के चंगुल से आपने बचाया। अब हम जो बनाते हैं, हमारा जो हुनर है, उसकी लोग तारीफ़ करते हैं और उसको हम ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यहीं से मोहम्मद यूनुस ने तय कर लिया कि अब उनके मकसद मिल गया है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ा था अब उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने और गाँव की पहचान करनी शुरू की। वहाँ जाए उनके साथ कुछ लोग जुड़ते चले गए, और फिर 1983 का दौर आया। 1983 में मोहम्मद यूनुस ने, जो अब तक महिलाओं को यूँ इंडिविजुअली पैसे दे रहे थे, एक ग्रामीण बैंक के नाम से एक बुनियाद रखी, एक ब्रांच खोला, ग्रामीण बैंक, 1983 में बांग्लादेश में। अब इस बैंक का मकसद ये था कि कोई भी गरीब महिला जो कोई ना कोई हुनर रखती है, बैंक उसे पैसे देगा, उधार देगा, जब उनके पास पैसे आए वो लौटा दें, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। धीरे धीरे इस ग्रामीण बैंक के बारे में जब लोगों को पता चला, लोग ग्रामीण बैंक की तरफ भागने लगे, और कुछ ही वक्त में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को इस ग्रामीण बैंक ने कर्जा दे दिया। और वो 1 करोड़ जो लोगों को कर्जा दिया, वो टोटल था करीब 5 करोड़ टका बांग्लादेश का। मतलब वहाँ पे वही था 500 टका, 1000 टका, बहुत थे। तो 1 करोड़ लोगों ने इस ग्रामीण बैंक जिसको खोला मोहम्मद यूनुस ने, उनकी ज़िंदगी बदल गई। उस सारे पैसे भी वापस आने शुरू हुए। अब उन्हें लगा कि धीरे धीरे वक्त बता, ज़माना तेज़ी से बदलने लगा, टेक्नोलॉजी भी बदलने लगा। तब उसके बाद ये जो ग्रामीण बैंक था, धीरे धीरे जब लोगों को देश के अंदर और बाहर पता चला, तो इतना पॉपुलर हुआ कि आज 100 से ज़्यादा देश में इसी मोहम्मद यूनुस के इसी ग्रामीण बैंक का मॉडल काम कर रहा है। इसमें अमेरिका भी एक है। उन सब ने कहा कि ये क्या मॉडल है, ग्रामीण बैंक। और फिर ग्रामीण बैंक का मॉडल पूरी दुनिया ने अपनाया। फिर वक्त बीता, 1997 में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अब ये लोग अपना अपना हुनर काम तो कर रहे हैं, चलो इनको कुछ और, इनका बिजनेस बढ़े। तो उन्होंने ग्रामीण फ़ोन कंपनी शुरू की, और ये एक प्रीपेड मोबाइल सेवा थी। ग्रामीण जब फ़ोन कंपनी शुरू की तो लोगों को उनका काम जो है और तेज़ी से बढ़ने लगा। एक वक्त ऐसा आया जब मार्केट में 48% मार्केट पर इस ग्रामीण फ़ोन कंपनी का कब्ज़ा हो गया, और आज 8 करोड़ से इसके ज़्यादा कस्टमर हैं, और बांग्लादेश में सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों में से एक कंपनी है। इन चीज़ों ने इतनी शोहरत दी मोहम्मद यूनुस को कि उसके बाद फिर 2006 में इस ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस पुरस्कार मिला। बांग्लादेश में उनका नाम हर तरफ था। इन सब होने के बाद सब कुछ 18 फरवरी 2007 को फिर यूनुस ने नागरिक शक्ति नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई और कहा कि करप्शन दूर करेंगे, लोगों को इसी तरह मदद करेंगे। और इसमें उन्होंने पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को, मतलब प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोगों को, लेकिन करीब 2.5-3 महीने में उनका मोह भंग हो गया कि ये सब करप्शन है, पॉलिटिकल पार्टी वो चला नहीं पाएंगे। और यहीं से लेकिन शेख हसीना से दुश्मनी शुरू हुई, क्योंकि शेख हसीना के फादर के वो समर्थक थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी शुरू की, शेख हसीना को लगा ये मेरी गद्दी छीन लेगा, और उसने, शेख हसीना ने इसके बाद मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़ इल्ज़ामों की झड़ी लगा दी। धीरे धीरे मोहम्मद यूनुस पर कि ये ग्रामीण बैंक 60 साल की उम्र हो गई, अब भी MD बने हुए हैं, ये गलत है, पैसे का सरकार को हिसाब किताब नहीं दिया गया, करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए। यहाँ तक कि वहाँ एक बांध बनना था, पद्मा गंगा नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाना था, इंटरनेशनल बैंक से, IMF से पैसे लेने थे, वो पैसे पास नहीं हुए 2012 में। तो शेख हसीना ने इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद यूनुस की वजह से बैंक ने लोन नहीं दिया। तो उनको बड़ा गुस्सा, करप्शन का इल्ज़ाम लगा के एक बार इनको गिरफ्तार करने की बात आई 2011 में।
तो मोहम्मद यूनुस को अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए ढाका में ही अमेरिकी एम्बेसी के अंदर छुपना पड़ा और वहीं रहना पड़ा। फिर बाद में वो बाहर आए, उनके ऊपर इल्ज़ाम चला, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी वार्टी तो बंद कर दी थी। लेकिन पता नहीं कहीं शेख हसीना को डर था कि कभी ना कभी ये मेरे लिए ख़तरा बन सकता है, तो वो हमेशा मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़ बोलती रही हमेशा। इत्तेफाक से 2012 में जो ब्रिज बनना था और पहले नहीं हुआ था अप्रूव, बाद में अप्रूव हो गया और वो ब्रिज बना। 2022 की बात है, 2 साल पहले पद्मा नदी पर जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया तो इस ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए शेख हसीना गई और उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन करते वक्त एक भाषण दिया, पब्लिक डोमेन में है ये, और उन्होंने जो लाइन कही वो लाइन ये थी कि मोहम्मद यूनुस को पद्मा नदी में डुबो दिया जाना चाहिए और जब उनकी सांसें टूटने लगे तब उन्हें ब्रिज पर खींच लाना चाहिए ताकि उन्हें सबक मिले। ये शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस के लिए लाइनें थी। लेकिन खैर उसके बाद ज़्यादातर वक्त इधर उधर मोहम्मद यूनुस ने राजनीति छोड़ी दी थी, लेकिन लोग उन्हें मानते थे। लोग मानते थे कि गरीबी दूर करने वाला, उनका अपना बैंक, उसने इस तरीके से शुरुआत की, हर ज़िंदगी पर असर डाला। तो मोहम्मद यूनुस और एक पढ़े लिखे और ऊपर से नोबेल प्राइज़ विनर, तो एक अलग ही शख्सियत, एक अलग ही हैसियत, एक अलग ही इज्जत। और इसीलिए तमाम स्टूडेंट जब इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने एक ही मांग रखी कि ये बागडोर मोहम्मद यूनुस जैसे शख्स के हाथ में होनी चाहिए। और 2008 में जो उन्होंने ठुकराया था, आखिरकार 2024 में उन्होंने एक्सेप्ट किया और अब वो बांग्लादेश की कमान संभालने जा रहे हैं। यानी शेख हसीना के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद यूनुस, लेकिन एक नोबेल पीस प्राइज़ विनर। तो ये थी बांग्लादेश के केयरटेकर, अब जो आगे उनकी गद्दी संभालेंगे, उनकी कहानी। पर कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज साक्षी यादव, इनका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे साक्षी भेजा है अनुभव ने। कीर्ति सिंह का भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे कीर्ति भेजा है सौरभ राजपूत ने। रुपेश नायक, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रुपेश भेजा है वर्षा, हिनू और अनोखी ने। साथ ही शिवानी सोलंकी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शिवानी भेजा शिवम यादव ने है। अशोक कुमार बारले जी, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे अशोक जी, विजय कुमार एंड फैमिली ने भेजा है। और अंकिता राज जी के हस्बैंड के भी जन्मदिन है, नाम भेजा नहीं उन्होंने, कोई बात नहीं अंकिता जी, हैप्पी बर्थडे आपके हस्बैंड को। दिनकर जोशी का भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे दिनकर जोशी। और ये उपेंद्र जोशी जी के फादर हैं। और साथ ही सुप्रिया एंड उपेंद्र जी, इन दोनों की एनिवर्सरी भी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, सुप्रिया जी एंड उपेंद्र जी। और दिनकर जी का बर्थडे कल था। तेजस्वी राज सिंह, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे तेजस्वी जी। और ये समीर अहमद खान ने भेजा हैदराबाद से। साथ ही प्रणब, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे प्रणब भेजा है अभिषेक दुबे ने। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।